अब कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में दूसरा पार्ट है एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ। एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ का मतलब है कि जिसको लॉ जो है सैंक्शन करता है, द थिंग विच इज सैंक्शनड बाय लॉ, वो चीज जिसको लॉ क्या करता है, सैंक्शन करता है, अपनी सहमति देता है कि ये लीगल है। लॉ उसी चीज को सहमति देगा जो लीगल है, जो लीगल नहीं है लॉ उसको कभी सहमति नहीं देगा। तो एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ का मतलब है द थिंग विच इज सैंक्शनड बाय लॉ। ठीक है, द थिंग विच इज सैंक्शनड बाय लॉ। अब यहां ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मैंने क्या बोला? all agreements are not contract but all contracts are agreement। ठीक है, all agreements are not contract but all contracts are agreements, यानी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट होना तो कंपलसरी है, बट सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाएं जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि कंडीशन क्या है कि वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जिसको लॉ सैंक्शन करती है, यानी लॉ कहती है कि दिस इज लीगल, ये लीगल है, तो उसको लॉ क्या कहेगी? दिस इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन जो एग्रीमेंट लीगल नहीं है दैट इज नॉट कंसिडर एज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो एग्रीमेंट तक तो ठीक है। अब जैसे सपोज करो कि दो लोग हैं ए और बी, ठीक है, ए एंड बी, दो लोग हैं। अब ए ने बी को कहा कि तुम सी को जाओ और मार दो, मैं तुम्हें इसके लिए 10 लाख रुपीस दूंगा। 50% काम शुरू होने के पहले और 50% आफ्टर द एंड ऑफ वर्क। आफ्टर द एंड ऑफ वर्क। अब यहां पर ध्यान से समझना, ए ने बी को एक ऑफर किया, यू किल सी एंड आई विल पे यू 10 लाख रुपीज। तो ये क्या है? ऑफर है। बी कहता है ठीक है, आई एक्सेप्ट इट, आई विल किल सी एंड यू पे मी 10 लाख रुपीज। वो कहता है ठीक है, मैं सी को मार दूंगा और तुम मुझे 10 लाख रुपीज पे करो। तो ये जो सिचुएशन है, यहां पर ऑफर भी है, यहां एक्सेप्टेंस भी है और यहां कंसिडरेशन भी है, यानी ये एग्रीमेंट है। बट क्या लॉ कभी भी किसी के किलिंग को, किसी के मारने को सैंक्शन देगी कि ये सही कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। तो इसीलिए ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, यानी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए पहले एग्रीमेंट तो होना कंपलसरी है, बट जरूरी नहीं है कि सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाए। इज इट क्लियर? If yes, then please reply me with yes. तो मैं आगे बढ़ूं। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, बट सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका जो कंडीशन है उसमें कंडीशन ये है कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। सो पहला तो कंडीशन ये है कि एग्रीमेंट होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन कहता है कि उस एग्रीमेंट के साथ जो है आपका एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होना चाहिए, यानी उस एग्रीमेंट को लॉ जो है वो अपनी मान्यता दे, तभी वो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर? ओके, चलिए मेरे पास आ गया कि आप लोगों को समझ में आ गया है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यानी कॉन्ट्रैक्ट का अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। इसमें हमने इस कॉन्सेप्ट को समझा कि एग्रीमेंट क्या है और एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ क्या है। एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ हमेशा याद रखिएगा, जो लीगल है उसको लॉ एनफोर्स करता है, जो लीगल नहीं है उसको लॉ कभी एनफोर्स नहीं करेगा। ठीक है, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखते हैं कंडीशंस फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट।
conditions for a valid contract. Conditions for a valid contract. ठीक है, अब सबसे पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, there should be an offer and acceptance. There should be an offer and acceptance. यानी ऑफर और एक्सेप्टेंस होना कंपलसरी है. पहले तो ऑफर हो और वो क्या हो, एज इट इज एक्सेप्टेड हो, तो उसको हम क्या कहेंगे. ओके, नित्या सेज मैम कैन यू गिव सम एग्जांपल ऑन एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ. नित्या, जैसे देखो, जब हम जब किसी लैंड का परचेज होता है, तो लैंड का जब परचेज होता है तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले लॉ ये देखता है कि भाई पार्टीज कौन है ना, किसी को इसमें ऑब्जेक्शन तो नहीं है. तो ये सारी चीज़ें देखते हुए फिर क्या होता है, रजिस्ट्री होती है, तो वो क्या बन जाता है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. वो क्या बन जाता है, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. लेकिन सपोज करो कि अगर दो लोगों के बीच सहमति हुई कि ठीक है मैं अपनी ज़मीन जो है वो तुमको दूंगा, या सामने वाला कहता है ठीक है मैं ये ज़मीन को जो है 5 लाख रुपीज़ में ख़रीदना चाहता हूँ, बट उस ज़मीन से रिलेटेड अगर कोई लीगल इश्यूज हैं और वहाँ पर कुछ लोग आकर जो है उसको ऑब्जेक्ट करते हैं और वो लीगल इशू अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता. वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता, वो सिर्फ एक एग्रीमेंट रहेगा. आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा. सो पहला है दैट देयर शुड बी एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, यानी ऑफर होना चाहिए और उसका क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए. बिना ऑफर और बिना एक्सेप्टेंस का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. अब देखिए, एक चीज समझिए कि जब हम ऑफर प्लेस करते हैं तो ऑफर भी मैंने बताया कि ऑफर अलग अलग तरीके का होता है. तो जो ऑफर होता है और जो एक्सेप्टेंस होता है वो उसके अकॉर्डिंग ही जाता है. यानी ऑफर जिस तरीके से मेड किया जाएगा, जिस तरीके से रखा जाएगा, उसी तरीके से क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए. तभी ये वैलिड ऑफर और एक्सेप्टेंस होगा. जैसे अगर किसी ने ऑफर किया कि आई वॉन्ट टू, जैसे सपोज करो किसी ने ऑफर किया आई वॉन्ट टू सेल माई हाउस फॉर 10 लाख रुपीज, प्लीज रिप्लाई मी इन रिटन फॉर्म. और सामने वाला जो है वो उसको सिर्फ जाकर बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारा जो ऑफर है उसको एक्सेप्ट करता हूं 10 लाख रुपीज में. वहां उसने क्या कंडीशन रखी थी, प्लीज रिप्लाई मी इन रिटन फॉर्म. तो यहां पर वो इस तरीके के एक्सेप्टेंस को सहमति नहीं देगा. तो यहां जब उसने पहले से ही कंडीशन मेंशन किया हुआ है अपने ऑफर में कि अगर मैंने आपको ऑफर प्लेस किया है और उस ऑफर में कंडीशन है कि आपको रिटन फॉर्म में देना है, और जब तक आप रिटन फॉर्म में नहीं देते हो तब तक ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, तब तक ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है. अब आप यहाँ पर मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, तो इसका मतलब ये है मैम, जैसे सपोज कि अगर मुझे कुछ बेचना है और अचानक से मेरा जो है दिमाग होता है कि नहीं मुझे नहीं सेल करना, तो फिर मैं क्या करूं. उस सिचुएशन में लॉ ये कहता है कि ऑफर कैन बी रिवोक्ड प्रायर टू द एक्सेप्टेंस विद सर्टेन कंडीशंस. ठीक है, ऑफर कैन बी रिवोक्ड प्रायर टू द एक्सेप्टेंस. सो यहां पर आप लिखिए ऑफर can be revoked prior to the acceptance. यानी ऑफर जो है वो एक्सेप्टेंस से पहले क्या हो सकता है, रिवोक हो सकता है. इससे पहले, रिवोक मतलब वापस ले लेना, इससे पहले कि सामने वाला मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करे, उससे पहले ही मैं उसको क्या कर सकती हूँ, रिवोक कर सकती हूँ. ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज करो कि मैंने किसी को एक लेटर लिखा दैट आई वांट टू सेल माय हाउस इन 10 लाख रुपीज.
अब मेरा अचानक से दिमाग होता है कि यार नहीं यार 10 लाख तो बहुत कम है, मैं 15 लाख होना चाहिए था। तो मैं क्या करती हूँ, एक दूसरा लेटर लिखती हूँ और उसमें लिखती हूँ कि माई फर्स्ट लेटर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, माई प्राइस फॉर हाउस इज 20 लाख रुपीज। तो सामने वाला जो है अब उसको उसके लिए ऑफर क्या है 20 लाख रुपीज, क्योंकि अभी तक उसको मेरा फर्स्ट लेटर नहीं मिला है, अभी तक उसको मेरा फर्स्ट लेटर नहीं मिला है, तो उसके लिए ऑफर कौन सा है 20 लाख रुपीज। और मैंने सेकंड ऑफर में यानी सेकंड लेटर जो है उसमें पहले से मेंशन कर रखा है कि माय फर्स्ट लेटर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड इफ इट रीच टू यू, अगर आपको पहुंचता भी है, माय ऑफर फॉर माय हाउस इज फॉर रुपीज 20 लाख, 20 लाख का होना चाहिए। ठीक है, अब एक्सेप्टेंस क्या होना चाहिए, एज इट इज। एक्सेप्टेंस जो है, अब क्या एक्सेप्टेंस को भी रिवोक कर सकते हैं, कर सकते हैं। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कैन बी रिवोक प्रायर इट रीचेस टू द ऑफरी और द एक्सेप्टर, यानी ऑफरी यानी जो ऑफर कर रहा है, एक्सेप्टर मतलब जो एक्सेप्टेंस जिसको दिया जा रहा है ना। यहां तक क्लियर है? प्लीज गिव मी रिप्लाई विथ यस। यहां कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यानी ऑफर और एक्सेप्टेंस जो है उसको आप वापस ले सकते हो इससे पहले कि सामने वाला उसको जो है एक्सेप्ट करे। जैसे ऑफर है, उसको जब तक सामने वाला एक्सेप्ट नहीं करे तब तक मैं उसको वापस ले सकती हूँ। एक्सेप्टेंस है, जब तक कि वो ऑफरर के पास नहीं पहुंच जाए तब तक उससे पहले मैं उसको उस एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकती हूँ। अब एक्सेप्टेंस कैसे रिवोक हो सकता है? सपोज करो कि मैं जो है रिटन फॉर्मेट में कर रही हूँ, यानी सामने वाले ने मुझे एक लेटर लिखा, पोस्ट ऑफिस के थ्रू मुझे सेंड किया, अब मैंने एक एक्सेप्टेंस लेटर लिखा, ठीक है आई एक्सेप्ट। फिर अचानक से मुझे लगता है कि नहीं ये मेरा ज़्यादा हो गया, मुझे कुछ कम करना चाहिए था प्राइस, और फिर मैं एक दूसरा लेटर लिखती हूँ कि आई डोंट एक्सेप्ट योर ऑफर, और वो दूसरा लेटर मैं स्पीड पोस्ट कर देती हूँ। तो स्पीड पोस्ट आप सबको पता है कि विद इन 24 आवर्स पहुँच जाना चाहिए। तो स्पीड पोस्ट जो है वो क्या हो गया, वो पहुंचेगा ऑफरर को पहले। तो यानी कि मैंने अपने एक्सेप्टेंस को, जो मैंने पहला एक्सेप्टेंस किया था उसको मैंने पहले क्या कर लिया, रिवोक कर लिया, मैंने वापस ले लिया। अब यहां पर लॉ ये कहता है इन केस ऑफ पोस्ट ऑफिस, द पोस्ट ऑफिस बिकम्स एन एजेंट ऑफ द ऑफरर। सो यहां पर देखिए, in case of post office, the post office becomes an agent of the offerer। ऑफरर मतलब जो ऑफर कर रहा है। जो ऑफर कर रहा है यानी जिसने ऑफर किया है, अगर उसने पोस्ट ऑफिस के थ्रू ऑफर किया यानी एक लेटर के थ्रू ऑफर किया है, तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस उसका क्या है, एजेंट है। अब एजेंट और प्रिंसिपल में क्या होता है कि यहाँ ऑफरर क्या बन गया, प्रिंसिपल बन गया। अब उसने एक लेटर लिखा और कहा कि भाई ये लो, उसको जाकर दे दो, तो वो क्या हो गया, उसका एजेंट हो गया जो मेरे पास लेकर आता है। अब मैंने उसके एजेंट को एक दूसरा लेटर लिखा एक्सेप्टेंस का और उसको बोला जाकर दे दो, तो ये क्या हो गया, एक वैलिड एक्सेप्टेंस हो गया। लेकिन अगर उसका एजेंट अभी निकला ही था और मैंने एक दूसरा लेटर लिखा कि भाई मुझे नहीं मंजूर है और ये लेटर तुम पहले देना अपने ऑफरर को, अपने प्रिंसिपल को, और वो लेटर वो पहले दे देता है यानी स्पीड पोस्ट वो पहले दे देता है, तो फिर एक्सेप्टेंस कौन सा हुआ, एक स्पीड पोस्ट वाला जो सेकेंड लेटर है, यानी मैंने अपने ऑफर को एक्सेप्टेंस को क्या कर लिया, पहले ही रिवोक कर लिया। क्लियर? दूसरा सिचुएशन आता है पोस्ट ऑफिस के केस में, टेलीफोन के केस में। सो इन केस ऑफ टेलीफोनिक कॉल्स, द ऑफर or the acceptance can be revoked
prior it is heard by the parties, जो भी पार्टी यानी ऑफरर हो गया एंड एक्सेप्टर हो गया, तो इन दोनों के सुनने के पहले, क्योंकि कभी कभी लाइन में डिस्टर्बेंस आ जाती है, तो इन लोगों के सुनने के पहले जो है आप उसको क्या कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं, आप उसको वापस ले सकते हैं। आप इसको वापस ले सकते हैं। अब आजकल क्योंकि हम क्या करते हैं, मेल करते हैं, तो इन केस ऑफ मेल, once it has reached to the inbox, you cannot do anything, आप कुछ नहीं कर सकते हो। एक बार जो है सामने वाले के इनबॉक्स में पहुंच गया तो आप फिर कुछ नहीं कर सकते। अब उसके बाद जो है अगर हम लीगल टर्म में जाएं तो लीगल टर्म में फिर आप उससे बात करो, लेकिन अब यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। अब ये वैलिड ऑफर और एक्सेप्टेंस हो चुका है अगर ये सामने वाले के इनबॉक्स में पहुंच चुका है तो। क्लियर? If clear, then please reply me with yes. ठीक है, ओके गुड। अब नेक्स्ट कंडीशन करते हैं, सेकेंड कंडीशन। पहला कंडीशन तो समझ में आ गया, दैट देयर शुड बी एन ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। सेकेंड कंडीशन, देयर शुड बी मिनिमम 2 parties, देयर शुड बी मिनिमम 2 parties, कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब कोई अपने साथ तो नहीं करेगा, ओके मैं अपने आप को इतना कुछ देने का कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, नॉट पॉसिबल। सो देयर शुड बी मिनिमम 2 parties। मिनिमम कितने पार्टीज होने चाहिए? 2 parties तो होने ही चाहिए। यू गॉट इट? ओके। थर्ड कंडीशन, देयर शुड बी an intention to enter into contract, to enter into a contract, there should be an intention to, अब इसको to create legal relation लिखो, there should be an intention to create legal relation, there should be an intention to create legal relation, to create legal relation, यानी जो ऑफर और एक्सेप्टेंस कर रहे हैं उन लोगों के बीच में एक लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए। लीगल रिलेशन मतलब ऑफरर और ऑफरी का एक रिलेशन होना चाहिए, सॉरी ऑफरर एंड एक्सेप्टर का एक रिलेशन होना चाहिए, बायर एंड परचेजर है ना, लेसर एंड लेसी, इस तरीके के कुछ लीगल रिलेशंस होने कंपलसरी हैं, तभी जाकर वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। अब यहाँ पर एक केस था, केस है बाल्फर वर्सेस बाल्फर। बाल्फर वर्सेस बाल्फर। अब आप यहाँ पे ये मत सोचना ये अपने साथ किया हुआ है, ये एक्चुअली हस्बैंड एंड वाइफ के बीच का केस है, इसीलिए क्योंकि टाइटल सेम है तो इसीलिए बाल्फर वर्सेस बाल्फर। ये किसी इंसान ने अपने साथ नहीं किया हुआ है, हस्बैंड एंड वाइफ का है तो टाइटल सेम है, इसीलिए बाल्फर वर्सेस बाल्फर। ये इस केस को ध्यान से समझिएगा। इस केस में हुआ ये था कि एक कपल होते हैं, वो इंग्लैंड में रह रहे होते हैं, हस्बैंड का ट्रांसफ़र हो जाता है और उसका ट्रांसफ़र होता है यूएसए में। तो उसकी वाइफ कहती है कि मैं थोड़ा बीमार हूँ
और मैं अभी आपके साथ नहीं जा सकती, तो अभी आप चले जाओ और वहाँ से आप मुझे मेंटेनेंस भेजते रहना, यानी कि मुझे खर्चा भेजते रहना, मेंटेनेंस नहीं, मुझे खर्चा भेजते रहना। हस्बैंड कहता है ठीक है मैं जाता हूँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें हर महीने जो है खर्च भेजता रहूँगा। थोड़े टाइम के बाद हस्बैंड ने उसको पैसे भेजने बंद कर दिए। अब यहाँ पर वो कोर्ट में गई कि देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस, हम दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, एंड देयर इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया है, तोड़ा है। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि सी देयर वाज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, यहाँ पर कोई इंटेंशन नहीं था एक लीगल रिलेशन क्रिएट करने का, ये तो एक लव एंड अफेक्शन में आपके हस्बैंड ने कहा है, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता। अब आप ये मत कह देना फिर मैम उस वुमेन के साथ तो इनजस्टिस है। देखो उस वुमेन को मेंटेनेंस मिलेगा फैमिली लॉ के अंदर, बट यहाँ कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट के केस में नहीं आएगा। शी गॉट कॉम्पनसेशन बट इन फैमिली लॉ, वो फैमिली लॉ के अंदर उसको मिला कॉम्पनसेशन, बट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है। तो अब आप लोगों को क्लियर होगा? ओके, आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो कि आपने अपने फ्रेंड्स को इनवाइट किया कि भाई कल जो है शाम को पार्टी है मेरे घर पर, तुम लोग सब आना, और आपने बहुत सारी प्रिपरेशन कर लिया, आपने बहुत सारे अपनी मम्मा को बोलकर बहुत सारे आपने डिशेस रेडी करवा लिए, और आपके फ्रेंड्स नहीं आते, तो क्या आप उनके ऊपर केस कर सकते हो कि मैंने ऑफर किया था कि यू हैव टू कम टू माई होम फॉर डिनर, दूसरे सामने वालों ने कहा ठीक है हम आएंगे। वैल्यू है, वैल्यू इन द सेंस कि जब आप कोई चीज़ प्रिपेयर कर रहे हो तो उसमें आपका खर्च हो रहा है, तो वैल्यू है। तो क्या ये एग्रीमेंट है? एग्रीमेंट है, लेकिन क्या जो है लॉ इसको इन्फोर्सिबिलिटी देगी? क्यों नहीं देगी? क्योंकि यहाँ इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन नहीं है, ये क्या एक सोशल रिलेशन है, सोशल कंसेंट है। तो सोशल जो कंसेंट है, जो सोशल रिलेशन है, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता, वहां कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता। वहां कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता, तो सोशल रिलेशंस पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं आता। क्लियर है? और एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक केस था, उस इट इज ऑल्सो एन इंग्लिश केस। इस केस में क्या हुआ था कि एक मदर ने अपनी डॉटर को प्रॉमिस किया कि तुम जैसे ही 18 की होगी मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। डॉटर जो है वो अपना 18th बर्थडे सेलिब्रेट करती है और उसके बाद फिर अपनी मम्मा को बोलती है कि अब तुम्हारा टाइम आ गया अपनी प्रॉमिस को फुलफिल करने का, तो अब आप मेरी शादी करा दो। तो मम्मा बोलती है आई विल नॉट, मैं नहीं करूँगी। अब जो डॉटर है वो क्या करती है, कोर्ट में केस करती है कि मेरी मम्मा ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। यहाँ पर कोर्ट कहती है योर मदर हैड नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन विद यू, इट वॉज जस्ट अ सोशल नॉर्म, एक सोशल नॉर्म था, उन्होंने बस ऐसे ही आपको कह दिया, यहाँ कोई इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशन बनाने का, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। और केसेस देखते हैं, जैसे सपोज करो एक एग्जाम्पल देखते हैं कि आपके पापा ने आपको कहा बेटा तुम लॉ एंट्रेंस क्लियर कर लो, है ना, तुम क्लैट क्लियर कर लो, तुम डीयू कर लो, तुम बीएचयू कर लो, है ना, ब्ला ब्ला ब्ला, तुम ये एंट्रेंस क्लियर कर लो और मैं तुम्हें एप्पल का जो लेटेस्ट आईफोन है वो दूंगा। आपने क्लियर कर लिया, आप क्लास भी जाना शुरू करते हो, थोड़े दिन आप वेट करते हो कि पापा खुद ही दे दें, फिर थोड़े दिन के बाद आपसे रहा नहीं जाता है, वेट नहीं होता है, तो आप पापा को कहते हो पापा मेरा आईफोन यार। तो पापा कहते हैं कौन सा आईफोन, कैसा आईफोन, वैसे ही तुम्हारे एडमिशन में इतने खर्चे हो गए, अब कोई आईफोन नहीं मिलेगा। आप बोलते हैं आई विल सू यू इनसाइड द कोर्ट, पापा कहते हैं गो, कोर्ट भी यही कहेगी गो टू योर होम। रीजन, क्योंकि द फादर हैड नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, यानी आपके फादर जो हैं उनका इंटेंशन आपके साथ लीगल रिलेशन बनाने का नहीं था। तो जब लीगल रिलेशन का इंटेंशन है ही नहीं तो ये कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए वन ऑफ द कंडीशन इज टू क्रिएट लीगल रिलेशन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। समझ में आ गई बात ये आप लोगों को? एक और केस था, उसमें क्या होता है कि एक गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड होते हैं। बॉयफ्रेंड जो है वो गर्लफ्रेंड को कहता है कि कल की एक मूवी टिकट मैं परचेज करता हूँ और तुम टाइम से आ जाना। बॉयफ्रेंड अब गर्लफ्रेंड कहती है ठीक है मैं आ जाऊँगी। वो जाता है बेचारा, पहले से क्यू में लगता है, टिकट परचेज करता है, पॉपकॉर्न्स वगैरह लेता है और गर्लफ्रेंड नहीं आती है।
वो उसके ऊपर केस कर देता है कि टिकट का खर्च प्लस पॉपकॉर्न का खर्च जो मेरा मेंटल मुझे मेंटल टॉर्चर हुआ तुम्हारे नहीं आने से, तुम वो मुझे कॉम्पनसेट करो। यहाँ कोर्ट कही दिस इज नॉट एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, ये इंटेंशन नहीं है लीगल रिलेशन क्रिएट करने का, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर? ओके अब देखते हैं कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन कहाँ हो सकता है। जैसे सपोज करो एक केस था, उस केस में ये हुआ था कि दो पेरेंट्स होते हैं, एक का बेटा होता है और एक की बेटी होती है। वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम अपने बच्चों की शादी कर देते हैं और जब तक कि दोनों कमाने लायक नहीं होते हैं हम एक जॉइंट अकाउंट खोलेंगे और उसमें दोनों ही पेरेंट्स जो हैं वो हर महीने कुछ अमाउंट्स जो है वो डिपॉजिट करना शुरू करेंगे जिससे कि उनका खर्चा चले। ये भी इंग्लिश केस है। तो यहाँ पर वो क्या करते हैं, वो एक अकाउंट प्रॉपर उनका एक जॉइंट अकाउंट दोनों लड़का और लड़की का खुलवाते हैं। उनकी शादी होती है, शादी के बाद जो है अब वो अलग रहना शुरू होते हैं। तो फर्स्ट सेकेंड 3 मंथ्स जो है दोनों के पेरेंट्स कंटिन्यू भेजते हैं पैसे। उसके बाद 4th मंथ से एक भेजते हैं और दूसरे पेरेंट जो है वो भेजना बंद कर देते हैं। तो जो दूसरे पेरेंट जो हैं, जो लड़की के पेरेंट्स होते हैं, वो भेजना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर जो बॉय है वो उनके ऊपर केस करता है दैट दिस इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर जो है क्योंकि दोनों जो कॉन्ट्रैक्ट था दोनों पेरेंट्स के बीच हुई थी, बट जो लड़का और लड़की है वो बेनिफिशियरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, यानी उनको कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट मिल रहा है, तो यहाँ पर वो क्लेम कर सकते हैं। तो इसीलिए लड़का जो है वो कोर्ट में जाता है कि भाई मुझे जो है मेरे इन-लॉज नहीं भेज रहे पैसा, जबकि उन्होंने ऐसा कहा। कोर्ट ने ये देखा कि 3 मंथ्स तो उन्होंने भेजा है, इसका मतलब इनका इंटेंशन क्या था, टू क्रिएट लीगल रिलेशन। दे हैड इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, तभी तो उन्होंने जॉइंट अकाउंट खुलवाया, तभी उन्होंने उसमें कंटिन्यू 3 मंथ्स तक पैसे भेजे हैं। तो यहाँ कोर्ट ने कहा यस दिस इज कंसिडर एज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और यहाँ पर आपको उनको कॉम्पनसेशन देना होगा। तो अब समझ में आया होगा इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन क्या होता है, यानी कि इंटेंशन होना चाहिए टू एंटर इनटू अ लीगल रिलेशन। अब जैसे जब हम प्रॉपर्टी की खरीद बेच करते हैं तो एक बायर होता है, दूसरा सेलर होता है। जब हम लीज पर कोई प्रॉपर्टी देते हैं तो एक लेसर होता है, दूसरा लेसी होता है, यानी जो लीज पर दे रहा है वो लेसर कहलाता है और जो लीज पर ले रहा है वो लेसी कहलाता है। लीज मतलब एक तरीके से रेंट है ना। क्लियर? यस, देन मैं आगे बढ़ूं। फिर ये समझ में आ गया होगा दैट देयर शुड बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। ओके, सो अभी तक हमने 3 किए है ना। पहला क्या किया, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। दूसरा क्या किया, देयर शुड बी मिनिमम 2 पार्टीज, देयर शुड बी एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, लीगल रिलेशन का इंटेंशन होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट करते हैं 4th, the parties must be competent to enter into contract. The parties must be competent to enter into contract. अब यहाँ कहता है कि पार्टीज जो है वो क्या होने चाहिए, कॉम्पिटेंट होने चाहिए टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। तो पार्टीज की जो कॉम्पिटेंसी है वो कहाँ से आती है, पार्टीज की जो कॉम्पिटेंसी है वो डिपेंड करती है सबसे पहली चीज सबसे पहली चीज दे शुड बी मेजर्स, दे शुड बी मेजर्स, यानी दोनों क्या होने चाहिए, मेजर्स होने चाहिए, माइनर्स के साथ नहीं होती। पहले आप लिख लीजिए कॉम्पिटेंसी और उसके बाद फिर मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगी। दूसरा लिखिए, दे शुड बी ऑफ साउंड माइंड, वो क्या होने चाहिए, साउंड माइंड होने चाहिए। तीसरा, दे शुड नॉट बी बैंकरप्ट,
ये बैंकरप्ट नहीं होने चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होने चाहिए. सो दे शुड बी मेजर्स, दे शुड बी ऑफ साउंड माइंड, दे शुड नॉट बी बैंकरप्ट. बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए. आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा. अब एक एक करके देखते जाते हैं. सबसे पहले दे शुड बी मेजर्स. सबसे पहले क्या है? दे शुड बी मेजर्स. दे शुड बी मेजर्स. अब इसको हम देखते हैं. मेजर्स का मतलब क्या है? 18 प्लस. ठीक है. तो अंडर इंडियन मेजॉरिटी एक्ट, the age of majority of a person to enter into a contract is 18 years. ये मिनिमम है. बट in case of guardian appointed by the court, but in case of guardian appointed by the court, the age of majority becomes 21 years. यानी ध्यान से आप देखोगे, ये कहता है इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के अंदर एज ऑफ मेजॉरिटी जो है टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट इज 18 इयर्स. यानी जो भी इंडियन जो है, अगर वो 18 साल का हो जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए एलिजिबल हो जाता है. बट इन केस ऑफ गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, लेकिन जहां कोर्ट जो है गार्जियन अपॉइंट करती है, वहां पर एज ऑफ मेजॉरिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स 21 इयर्स. तो उस केस में एज ऑफ मेजॉरिटी जो है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, ध्यान से समझिएगा, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए वो 21 इयर्स है. अब यहाँ पर ये तो समझ में आ गया होगा कि क्या है कि जो भी 18 का होगा वो क्या हो जाएगा? एलिजिबल हो जाएगा टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट. बट ये क्या चीज है? गार्जियन अपॉइंटेड बाय कोर्ट. तो इसको समझने के लिए एक चीज समझो. सपोज करो कि कोई बच्चा है, उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है. तो बहुत सारे लोग आएंगे क्लेम करने के लिए, मैं इसका गार्जियन, मैं उसका गार्जियन. तो ये मैटर जो है वो कोर्ट में जाएगा. कोर्ट जो है किसी एक इंसान को उसका गार्जियन अपॉइंट करेगी. तो वहां पर वो क्या पर्सन हो गया? गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, जो उसकी देखभाल, उसके और उसके प्रॉपर्टी की देखभाल करेगा. तो उस केस में जहां पर कि उस बच्चे को के लिए गार्जियन अपॉइंट किया गया है, तो वो बच्चा जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में तभी एंटर करेगा जब वो 21 साल का होगा, उससे पहले नहीं. बट 18 होने के बाद उसको बाकी सारे लीगल राइट्स मिलते हैं. बाकी सारे लीगल राइट्स जैसे टू कास्ट हिज वोट, अपना वोट देने का उसका अधिकार हो जाता है. अगर गर्ल है तो उसके शादी का अधिकार हो जाता है कि वो 18 के बाद मैरिज कर सकती है. ऐसा नहीं कि वो मैरिज नहीं कर सकती है. ठीक है. तो बाकी सारे लीगल राइट्स मिल जाते हैं. बट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इन केस ऑफ गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट, द एजेस, मिनिमम एज इज 21 ईयर्स. कि सबसे पहले उसको कितने साल का होना है? 21 ईयर्स का होना है. अब क्लियर है आप लोगों को? प्लीज अगर ये पॉइंट क्लियर है तो आप मुझे यस में रिप्लाई कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं. देखो, लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस. ये क्या है? कॉमन सेंस है विद सर्टेन प्रिंसिपल्स, कुछ प्रिंसिपल्स के साथ. लॉ कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, बट ये कॉमन सेंस है कुछ प्रिंसिपल्स के साथ.
और अभी हमें सिर्फ बेसिक्स चीज़ों को समझना है, अभी हमें पूरा लॉ नहीं करना है, अभी हमें सिर्फ बेसिक चीज़ों को समझना है। ओके, सो नित्या सेज नो मैन, समझ नहीं आया नित्या? आपको ये मेजॉरिटी, एज ऑफ मेजॉरिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ? देखो नित्या, है क्या कि एज ऑफ मेजॉरिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए जो एज ऑफ मेजॉरिटी इंडिया में है ना, जो इंडिया में है वो है 18 साल मिनिमम, कि जब कोई 18 का होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, यानी वो प्रॉपर्टी को खरीद बेच सकता है, वो रेंट पर रह सकता है, तो ऑब्वियसली बात है, या रेंट दे सकता है अपने प्रॉपर्टी की, तो वो 18 साल मिनिमम एज है। बट अगर किसी के पेरेंट्स नहीं हैं, अगर किसी के पेरेंट्स नहीं है तो, और उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, देखो जब प्रॉपर्टी होगी तभी कॉन्फ्लिक्ट होगा और तभी गार्जियन की बात होगी। पेरेंट्स और गार्जियन में डिफरेंस होता है, ये तो आप लोगों को पता होगा। पेरेंट्स मतलब हमारे मम्मी पापा, वो हमारे पेरेंट्स हैं। गार्जियन मतलब जो हमारे एक तरीके के केयर टेकर, यानी पेरेंट्स कैन बी गार्जियन बट ऑल गार्जियंस कांट बी आवर पेरेंट्स। इस चीज को समझिए कि जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपके गार्जियन हैं, बट सारे गार्जियन आपके पेरेंट नहीं हैं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो जहां पर प्रॉपर्टी ज्यादा होगी वहीं पर गार्जियन अपॉइंटमेंट की बात होगी। अब प्रॉपर्टी है किसी बच्चे की, और वहां पर उसके लिए गार्जियन अपॉइंट किया जा रहा है, वहां पर गार्जियन अपॉइंट किया जा रहा है। तो कौन अपॉइंट कर रहा है? कोर्ट कर रही है, क्योंकि उसके जितने भी रिलेटिव्स थे उनके बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा था, मैं गार्जियन, क्योंकि अब प्रॉपर्टी ज्यादा है तो वो हमेशा अपना बेनिफिट देखने की वजह से ही गार्जियन बनना चाहेंगे। तो कोर्ट ने किसी एक को बच्चे की देखभाल के लिए अपॉइंट किया, तो वो क्या कहलाएगा? गार्जियन, उस बच्चे का गार्जियन कहलाएगा। तो इस सिचुएशन में जहां पर कि किसी बच्चे के लिए गार्जियन अपॉइंटेड बाय द कोर्ट है, तो यहां पर उस बच्चे के लिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की मिनिमम एज है 21 ईयर्स। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की मिनिमम एज क्या हो जाती है? 21 ईयर्स। यानी जब वो 21 साल का होगा तभी वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है, उससे पहले नहीं कर सकता है। उससे पहले बाकी सारे लीगल राइट्स मिलेंगे, बट कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का लीगल राइट नहीं होगा। क्लियर है? ओके।